अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इलेक्शन कमीशन भी मुतहरक हो गया। डस्का इलेक्शन में धुंध का पोल खोलने का ना सिर्फ फैसला कर लिया गया बल्कि लापता होने वाले 20 प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अमले के खिलाफ जुडिशल कार्रवाई के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमली इकदाम का आगाज़ कर दिया। और कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं और ख़ास तौर पर एक अहम इकदाम जो हुकूमत की तरफ से लिया जाना है और उसके लिए इंतखाबी इस्लाहात का बिल भी मूव किया गया है अब जॉइंट सेशन के अंदर। उसके रास्ते में रुकावट बनने के लिए, उसके रास्ते में जो दीवार बनने के लिए इलेक्शन कमीशन भी सरगर्म हो गया है। इलेक्शन कमीशन अब क्या करने वाला है, धुंध का पोल कैसे खुला और किस तरीके से अगली कार्रवाई की जाएगी, जुडिशल कार्रवाई क्यों की जा रही है और वो कौन कौन से अफसरान ने इलेक्शन कमीशन के अंदर किस किस्म के बयान दिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करेंगे एक अलमनाक खबर की कि जनाब फ़ख्र पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान खालिक हकीकी से जा मिले। बिलाशुबा पाकिस्तान आज जिस मुकाम पर खड़ा है, जिस ताकत के साथ खड़ा है, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है, उसके पीछे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की शबाना रोज़ मेहनत और उनका जो अज़्म है वो खासी हद तक काबिल तहसीन है। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि 18 साल तक हमारा जो एक कौमी हीरो है उसको कैद तन्हाई के अंदर ना सिर्फ रखा गया बल्कि लोगों तक उनकी एक्सेस को भी महदूद करने की कोशिश की गई। और इसके ऊपर भी सितम ज़रीफ़ी यह है कि 2008 के अंदर एक पिटीशन उनकी तरफ से दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और आज इतना वक्त गुजरने के बावजूद भी उस पिटीशन के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं होता। और पिटीशन सिर्फ इस हवाले से सिर्फ एक नुक्ते पर डाली गई थी अदालत उज़्मा के सामने कि जनाब मुझे कम अज़ कम आज़ादाना नक़्लो हरकत की इजाज़त दी जाए। लेकिन वो खालिक हकीकी से जा मिले इसी कैद तन्हाई के अंदर, लेकिन उनको आज़ादाना नक़्लो हरकत की इजाज़त नहीं मिली। ये वही अब्दुल कदीर खान है जिन्होंने पाकिस्तान की साख को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ ना सिर्फ दी बल्कि एक ऐसे वक्त पर एक यकीनी जंग को रुकवाने के अंदर भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार था। ये वाक़या है 1987 का। मुझे थोड़ा सा एक वाक़या इस हवाले से याद आ गया जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 1987 के अंदर एक दौर ऐसा है जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ना सिर्फ आमने सामने आ गए और इंडिया की तरफ से एक ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसका नाम था ब्रॉसटेक ऑपरेशन। और उस ऑपरेशन के ज़रिए यानी ये जंगी मशक़ें थीं, लेकिन उसके नतीजे के अंदर जो आर्मी बिल्डअप किया गया वो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ किया गया और राजस्थान सेक्टर के अंदर किया गया। और इसी दौरान जब ये मामला हो रहा था तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से एक इंडियन शख्सियत ने मुलाकात की। बड़े मशहूर कॉलम राइटर हैं कुलदीप नायर साहब। कुलदीप नायर साहब की अब्दुल कदीर खान साहब से मुलाकात हुई। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं और सेनेटर हैं, वो भी उस मुलाकात में मौजूद थे। और उस मुलाकात के अंदर मुख्तलिफ अमूर पर जो गुफ्तगू हुई तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान और इंडिया रिलेशनशिप के ऊपर भी बात हुई। और वहाँ पर कुलदीप नायर साहब ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कहा कि आप जौहरी सलाहियत हासिल कर रहे हैं, अगर आप एक बम बनाएंगे हम 10 बम बनाएंगे, अगर आप 10 बम बनाएंगे हम 100 बम बनाएंगे। तो उसके जवाब में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का तारीखी जो जुमला था, उन्होंने कहा जनाब इतने बम बनाने की क्या ज़रूरत है, इंडिया और पाकिस्तान के लिए 3-4 बम ही काफ़ी हैं। ये 3-4 बम ही हम दोनों के लिए बेहतरीन वो रिज़ल्ट्स देंगे। उधर ना कोई घास का तिनका उगेगा, ना किसी मंदिर में घंटी बजेगी, और अगर वहाँ से इस तरफ गया तो यहाँ पर भी तबाही मच जाएगी। तो इतने ज़्यादा आपको बम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 3-4 बम ही दोनों तरफ खासा जो है हंगामा मचा सकते हैं। और यही वो बयान था जिसको जो कुलदीप नायर साहब हैं, ये गैर रस्मी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, लेकिन इस गुफ्तगू को जो कुलदीप नायर साहब हैं उन्होंने 20,000 पाउंड्स में बेचा लंदन ऑब्जर्वर को। और जहां पर उनका ये जो इंटरव्यू है वो सियाको सबाक से ना सिर्फ हटके शाया हुआ बल्कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला भी लगाया गया। और वहाँ पर ये कहा गया कि जनाब पाकिस्तान इस वक्त बहुत ना सिर्फ आगे हद तक बढ़ चुका है बल्कि जो इंडिया है उसको बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त ये जो कशीदगी चल रही थी उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में, वहाँ पर ज़ियाउल हक का भी एक रोल आता है कि वो जयपुर चले गए थे पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए। और वहीं पर उनकी राजीव गांधी से मुलाकात हुई थी जिसके अंदर उन्होंने ज़ियाउल हक साहब ने राजीव गांधी को ये कहा था कि जनाब ऐसी कोई हरकत ना करना। और उसके बाद राजीव गांधी साहब ने ये जो अपना इक़दाम था ना सिर्फ इसको वापस ले लिया बल्कि फ़ौजों को भी वापस बुला लिया। खैर एक
कौमी हीरो का इंतकाल है। और मैंने यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर उनका एक क्लिप वायरल भी देखा है जिसके अंदर उन्होंने अफसोस का इज़हार किया। वो हॉस्पिटलाइज थे और किसी जर्नलिस्ट से उनकी बात हुई तो उनका ये कहना था कि यार हम कैसे दौर में रह रहे हैं कि किसी हुकूमती शख्सियत को, यानी इमरान खान साहब को और उनकी काबीना के किसी शख्सियत को इतनी तौफीक नहीं हुई कि फ़ोन तो दूर की बात, किसी अपने प्रोटोकॉल ऑफिसर के हाथ एक गुलदस्ता ही भिजवा देते। लेकिन अब उनके ट्वीट आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए एक कौमी सदमा इसको करार दिया जा रहा है, उनकी खिदमात को याद दिया जा रहा है। तो हमें अपने तमाम हीरोज़ सिर्फ उस वक्त क्यों याद आते हैं जब वो दुनिया से चले जाते हैं, वो रुखसत हो जाते हैं, तब हमें उनकी अज़मत का भी एहसास होता है, हमें उनकी कुर्बानियों का भी एहसास होता है। लेकिन हम उस वक्त उस तकलीफ़ को महसूस नहीं करते जो शख्सियत उस वक्त उस कर्ब से गुजरी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शख्सियत जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान को एक एटमी क़ुव्वत बनाने में सर्फ की, उसको 18 साल तक कैद तन्हाई में रखा गया और मेरे समेत किसी और पाकिस्तानी शख्सियत ने कभी जाके इस हवाले से कोशिश नहीं की कि उनके लिए आवाज़ बुलंद करे। ये मेरे और आपके लिए यकीनी तौर पर एक सोचने का मुकाम है कि जो लेजेंड्स हैं उनको उनकी ज़िंदगी में ही इज़्ज़त दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और मुझे यकीन है इस बात पर भी कि अब से कुछ देर बाद उनकी, जब ये मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, उनकी नमाज जनाजा अदा हो चुकी होगी और नमाज जनाजा उनकी अदा होनी है फैसल मस्जिद में और फिर फैसल मस्जिद में ही उनको सुपुर्द खाक करने का प्लान है। गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है कि उनको तमाम तर सरकारी एजाज़ात के साथ उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। और देखना यह है कि उनके इस फ्यूनरल के अंदर क्या इमरान खान साहब शरीक होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो इस मौके पर भी अपनी जो अना है उसको किसी भी सूरत कुर्बान करेंगे। वो अपनी अना के दायरे में कैद हैं और वहीं पे कैद रहेंगे। खैर, जो मामला जिससे मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था वो था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मामला ये है जनाब कि डस्का के अंदर हुए थे इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन हुए थे जिसके अंदर सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा जीत गई थी। इस इलेक्शन के अंदर रात गए जिस वक़्त ये जो डब्बे मुंतकिल किए जा रहे थे रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में, वहाँ पर उस वक्त 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर लापता हो गए। वो चले गए, कहाँ गए किसी को नहीं पता। और उसके बाद वो अचानक तमाम के तमाम एकदम नमूदार होते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में पहुँच जाते हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो आएँ बाएँ शाएँ करते हैं और इसी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पूरे हल्के का इंतखाब है उसको काला दम करार देता है, जिस पर हुकूमती जो ओहदेदार हैं वो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़ते हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने इस तमाम मामले की ना सिर्फ कार्रवाई मुकम्मल कर लिया बल्कि इन तमाम 20 के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ना सिर्फ बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं बल्कि उस वक़्त जो कमिश्नर साहब थे उस एरिए के कमिश्नर गुजरांवाला और उसके बाद RPO जो सियालकोट हैं उनके बयानात भी कलमबंद हो चुके हैं। और इन बयानात के नतीजे में, यानी ये जो प्रिजाइडिंग अमला था, इंतखाबी अमला था, उसने बड़े इंकशाफात किए हैं। उन्होंने वो जगह बताई कि हमको कहाँ पर रखा गया, उन्होंने ये भी बताया कि हमको क्यों रखा गया, उन्होंने ये भी बताया कि किस किस तरीके के साथ इन डब्बों के अंदर रद्दोबदल किया गया। एक मुफस्सल रिपोर्ट इंक्वायरी की वो ना सिर्फ तैयार हो गई है बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब इस बात का फैसला किया है कि हम इस रिपोर्ट को पब्लिक कर देंगे। अब देखना यह है कि वो कब पब्लिक करेंगे, लेकिन जो इस अमले ने जो मिसकॉन्डक्ट का मुजाहरा किया था उनके ख़िलाफ़ अब जुडिशल कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है और इस सारे अमले को ना सिर्फ मुअत्तल किया जाएगा बल्कि इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब एक और बारीक काम हुकूमत कर रही थी और उसके लिए इंतखाबी इस्लाहात के अंदर एक शिक को मुतारफ़ कराया गया था जिसके ज़रिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वोटर लिस्टों की जो मुरतब करने का इख्तियार है वो उनसे छीना जा रहा था। और ये जो इंतखाबी फ़हरिस्तों को मुरतब करने का इख्तियार है ये दिए जाने का फ़ैसला किया गया था नादरा को, क्योंकि नादरा वो शनाख्ती कार्ड बनाएगी और जैसे ही शनाख्ती कार्ड बनेगा बंदे का वोटर लिस्ट के अंदर इंदराज हो जाएगा। इस किस्म का उनका कोई मनसूबा था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक रिपोर्ट के अंदर इस बात का इंकशाफ हुआ है कि इस वक्त कौमी असम्बली के 56 हल्के ऐसे हैं जहाँ पर वोटर लिस्टों के अंदर शदीद किस्म की रद्दोबदल की गई है और ना सिर्फ रद्दोबदल की गई है बल्कि कुछ लोगों को शामिल किया गया, कुछ लोगों को निकाला गया। और ये शिकायत मसूल होने के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई का फ़ैसला किया है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि इन वोटर लिस्टों में मतलब एक हल्के के अंदर अगर रजिस्टर्ड वोटों की तादाद है 5 लाख
तो इन 56 हलकों के अंदर उस 5 लाख को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया, यानी मजमूई आबादी से ज़्यादा वोटर इन 56 हलकों के अंदर कर दिए गए। और ये सारी कार्रवाई हुई है इन 3 बरसों के दौरान। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म की मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है पीटीआई अगले इलेक्शन को। अब इलेक्शन कमीशन ने जब सैम्पलिंग की और उसने इन 56 हलकों का डाटा इकट्ठा किया तो पता चला कि यहाँ पर तो ये वारदात डल चुकी है, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने इस रास्ते को रोकने का फ़ैसला किया। ना सिर्फ रास्ते को रोकने का फ़ैसला किया है बल्कि इंतखाबी फहरिस्तों की असर-ए-नो जाँच पड़ताल के अमल का भी आगाज़ कर दिया गया है। इन 56 हलकों के अंदर यानी कौमी असम्बली के इन 56 हलकों के अंदर इलेक्शन कमीशन ने घर घर जाकर वोटर लिस्टों की तस्दीक के अमल का आगाज़ करने का फ़ैसला किया। और इसके लिए उन्होंने वफाक से पैसे भी मांगे हैं और उनका कहा जनाब इस काम के लिए हमें पैसे चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये इन वोटर लिस्टों के ऊपर इन 56 इंतखाबी हलकों के कौमी असम्बली के इलेक्शंस हम नहीं कराएंगे, लिहाजा आपको पैसे देने हैं। और ये मुहिम का आगाज़ उन्होंने करना है नेक्स्ट मंथ से, और ये जो मुहिम है ये जारी रहेगी मार्च 2022 तक। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने बलदियाती इंतखाबात के हवाले से भी वफाकी हुकूमत को ख़त लिख दिया कि जनाब ये जो एक आइनी मसला है और इस आइनी मामले को अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बलदियाती इंतखाबात कराना एक आइनी ज़रूरत है, लिहाजा इस काम की तरफ भी तवज्जो दें। और हुकूमत हमें ये बताए कि उसने किस किस सूबे के अंदर और सूबाई हुकूमतों से पूछे कि कब कब इलेक्शंस कराने हैं और उन इलेक्शंस के लिए भी फ़ंड्स जो हैं वो दरकार है, वो फ़ंड्स भी प्रोवाइड किए जाएँ। यानी ये जो सदमा है इमरान खान साहब की हुकूमत को इस वक्त, वो सदमे पर सदमा ही लगता चला जा रहा है, क्योंकि अगर ये जो डस्का के जो बाई इलेक्शंस हैं इसके ऊपर जो रिपोर्ट है ये मंजर आम पर आ जाती है, वो पता चल जाता है कि वो कौन सी शख्सियत का डेरा था, किस की फैक्ट्री थी जिनके अंदर इन लोगों को ले जाया गया और वहाँ पर जाके इनसे क्या मुतालबा किया गया और उसके नतीजे में क्या क्या होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट एक मरतबा फिर शदीद ना सिर्फ बहरान का शिकार हो जाएगी, बल्कि वो जो लोगों के अंदर अपनी जो साफ़ चली शफाफ चली सरकार का दावा रखते हैं वो भी ना सिर्फ खाक में मिल जाएगा, बल्कि जो लोगों का एतमाद है वो भी बहुत ज़्यादा मजरू होगा। और अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन किस हद तक इस मामले को आगे बढ़ाती है और हुकूमत इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।